चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो उस दिन संदेह पैदा हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि जो चुनाव आयुक्त तय करेगी उस समिति में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक विपक्ष का नेता होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। जिस दिन सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को नकार के 2 आदमी अपने रखे और एक आदमी विपक्ष का रखा, अब चाहे कितना भी ईमानदार आदमी चुनाव आयुक्त की कुर्सी पे आ जाए, ये संदेह हमेशा बना रहेगा कि इसे चुनने वाली सरकार है, इसलिए ये आदमी सरकार के पक्ष में काम करेगा। इतिहास गवाह इस बात का कि आज़ादी के बाद से जब तक ये गवर्नमेंट आई है तब तक इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्त होती थी कमिश्नरों की, वो 3 IAS ऑफिसर सीनियर 60 या 60 प्लस इनकी लिस्ट जाती थी ब्यूरोक्रेट्स की और सीधे प्रधानमंत्री को जाती थी और प्रधानमंत्री उसमें से एक नाम पे टिक करते थे और वो चुनाव आयुक्त शाम को घोषित हो जाता था। वो बैठे थे प्रमोद कृष्णम जी, वो भी कह रहे थे कि भाई EVM पे सवाल भी उठाते हो और EVM से चुन के आए हो, संसद में भी बने हो, फिर रिजाइन करो। ये तो वही बात हुई कि हम कह रहे हैं दिल्ली की नोएडा की हवा खराब है, हवा प्रदूषित है, और हमसे कहने लगो फिर सांस क्यों ले रहे हो, सांस भी उसी हवा में ले रहे हो और आरोप भी उसी हवा पे लगा रहे हो। ये क्या बात हुई भाई? मंच पर बारी है अब उस शख्सियत की जो देश के सभी बड़े मंचों पर समाजवादी पार्टी के मिशन, विजन और विचारधारा को बखूबी रखते हैं, मजबूती से। वो बताते हैं कि समाजवाद होता क्या है, समाजवादी की परिभाषा क्या है और देश के लिए समाजवाद क्यों जरूरी है। उस सब के बारे में मुखर वक्ता श्री राजकुमार भाटी जी। चूंकि मुद्दा बड़ा गर्म है, SIR को लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे मुद्दे पर अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है उसके बारे में चर्चा ना हो तो बड़ा बेमानी सा लगेगा। साथ ही साथ उनके साथ में बुलाना चाहेंगे पूर्व राजनयिक चुनाव आयोग में जॉइंट डायरेक्टर रहे डॉक्टर मोहम्मद अमीन को, क्योंकि SIR को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ये 2 महान ऐसे वक्ता हैं कि जिन लोगों को अभी तक SIR के बारे में पूर्णतः जानकारी शायद नहीं होगी तो उसमें क्या अच्छा है, क्या खामियां हैं, उसको बड़ी बारीकी से और आसान शब्दों में वो आपको समझाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें और साथ में मौजूद रहेंगे यहाँ पर उनके साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी, और इनके साथ में सवाल और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मंच पर मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी विशाल कालरा। साथ ही साथ हमारे बीच में दुर्गा चरण जी भी पहुंच चुके हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी के भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी में OST इंदु प्रकाश जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। CA रणधीर सिंह यहाँ पर पहुँच गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंच की जिम्मेदारी आगे विशाल कालरा के पास। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए और उड़ान 2025 के इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए, राजकुमार भाटी जी और मोहम्मद अमीन साहब। राजकुमार जी, हमने सोचा कि विपक्ष का यह आरोप बहुत ज़्यादा है कि चुनाव आयोग के पास जाते हैं, SIR की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, चुनाव आयोग सुनता नहीं है हमारी। हमने कहा एक ऐसी शख्सियत को ही आज आपके साथ मंच पर रखा जाए जो आज हर सवाल का जवाब दे सके जो चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, चाहे SIR हो, चाहे वोट चोरी हो, चुनावों में धांधली के आरोप हो, EVM में गड़बड़ी के आरोप हो, पूरी की पूरी प्रक्रिया गड़बड़ है और जिसे वोट दिया जा रहा है वो वोट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। मोहम्मद अमीन साहब, सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो चुनाव आयोग है। पहले तो आरोप कुछ अलग तरह के होते थे, लेकिन अब तो पूरे तरीके से चुनाव आयोग पर फोकस हो गया है कि साफ सब कुछ गड़बड़ है, मशीनों से लेकर वोटर लिस्ट तक और SIR से लेकर जिस तरीके से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, टारगेट करके दलितों को, OBC को, पिछड़ों को हटाया जा रहा है। बहुत दबाव में है क्या सरकार के चुनाव आयोग? देखिए, जहाँ तक सवाल है गड़बड़ का, गड़बड़ जो है आपने बताया, EVM गड़बड़ है, आपने चुनाव आयोग गड़बड़ है, VVPAT मशीन गड़बड़ है और अब तो वोटर लिस्ट भी गड़बड़ है। अब लास्ट में क्या बचा है?
वोटर गड़बड़ है। अब मैं जानना चाहूँगा जनता से देश की कि किस दिन ये कहेंगे अपोजिशन के लोग कि वोटर कब गड़बड़ है। इसका नतीजा आपने बिहार में देखा, वोटर गड़बड़ था ना तो अपोजिशन को वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ना कभी बेईमान था, ना है, ना रहेगा। चूँकि एक संवैधानिक संस्था है, आपको अच्छी तरह जानना होगा। कोई आज से चुनाव नहीं हुए। जब हमारी आज़ादी आई तो उसके बाद जब भी संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन की जब बात आई 51-52 से शुरू हुए इलेक्शन और आज तक इलेक्शन हो रहे हैं। मैं नहीं समझता, मैं प्रैक्टिकल तौर पे मैंने इलेक्शन कराए हैं, काउंटिंग कराई है, ऑब्जर्वर रहा हूँ और ऐसे ऐसे गंभीर क्षेत्रों में गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में फेक डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड, क्रिमिनल जाने आ जाते हैं। आप देखिए लक्षद्वीप, और आप देखेंगे कि मैंने टेहरी पार्लियामेंट सीट का बाई इलेक्शन कराया। इतने इतने दुर्गम इलाके थे, जाना मुश्किल, अगर मेरी गाड़ी गिर जाती तो हमें नहीं पता चलता हम कहाँ गए थे। हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में देश के अंदर चुनाव करने पड़ते हैं। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है संविधान के अंतर्गत बाध्य है और हर जगह की डेट होती है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, चाहे वो आपका असेंबलीज़ का हो। हर एक का एक सेट फॉर्मेट है, उसके तहत टाइमलाइन के अंतर्गत चुनाव कराने पड़ते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कारण है, ये कारण ढूंढना पड़ेगा। नहीं, कारण आपको राजकुमार जी बताएंगे जी, किस सवाल क्यों उठ रहे हैं। उसके मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहूँगा कि राजकुमार भाटी जी से बातचीत हो। और पहले मेरा प्रश्न SIR और वोट चोरी से इतर थोड़ा हम बात करते हैं, फिर हम मोहम्मद अमीन साहब से सवाल जवाब करेंगे। मेरा प्रश्न है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर प्यार दिया। आप लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, 37 सीटें आपको मिली। उस प्यार को कैसे आज उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी लौटा रही है कि जब 2027 में आप फिर वोट मांगने जाएं तो उन 37 सांसदों के नाम पर आप छाती चौड़ी करके वोट मांग सकें। सबसे पहले तो मैं FM न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया। और मैंने 2 सेशन सुने हैं आपके प्रश्नों के तेवर देख के, आपकी प्रस्तुति देख के मुझे ये भी विश्वास हुआ है कि अब FM चैनल नई ऊंचाइयां छुएगा और काफ़ी आगे बढ़ेगा। ऐसा मैंने महसूस किया है, क्योंकि पत्रकारिता के तेवर यही होने चाहिए। पत्रकार को हमेशा बीच में होना चाहिए और दोनों पक्षों से सवाल करना चाहिए। आजकल बड़ी समस्या हो गई है कि सारे पत्रकार एक तरफ झुके हुए दिखाई देने लगे हैं, गर्दन भी टेढ़ी हो गई हैं झुकते झुकते। अब जो सर ने कहा और जो आपने सवाल उठाया, देखिए चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इस बात को कौन नकार रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश में चुनाव कराने की है। राशिद अल्वी जी पधारे हैं, आपका स्वागत है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के, आप आगे आ जाएं। सवाल चुनाव आयोग अपना काम ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सवाल ये है विशाल जी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो उस दिन संदेह पैदा हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि जो चुनाव आयुक्त तय करेगी उस समिति में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक विपक्ष का नेता होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। जिस दिन सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को नकार के 2 आदमी अपने रखे और 1 आदमी विपक्ष का रखा, अब चाहे कितना भी ईमानदार आदमी चुनाव आयुक्त की कुर्सी पे आ जाए, ये संदेह हमेशा बना रहेगा कि इसे चुनने वाली सरकार है, इसलिए ये आदमी सरकार के पक्ष में काम करेगा। और जिस व्यक्ति को जो चुनता है उसका एहसान उसके ऊपर एक तरीके से रहता है, ये मनोविज्ञान है। क्या चुनाव आयोग ने बिहार में ये नहीं देखा कि मतदान के दौरान कैश ट्रांसफर हो रहा था अकाउंट्स में? चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से 1 दिन पहले योजना घोषित की जाती है और आखिरी मतदान 11 नवंबर को था। 9 नवंबर तक अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जा रहे थे, उन्हें जीविका दीदी कह के उनकी बूथों पर ड्यूटी लगाई जा रही थी और उनसे कहा जा रहा था कि आप वोट ला के डलवाएं, इतनी इतनी वोट आपको डलवानी है। क्या ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? और अगर चुनाव आयोग ने इसे नोटिस नहीं लिया तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं बचा है कि हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाएं? क्या इतना भी देश में लोकतंत्र नहीं बचा है? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,
हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम रो भी नहीं सकते पिट के। क्या ये नहीं देखा गया कि बीजेपी के पूर्व सांसद ने अपनी फोटो थोड़े दिन पहले दिल्ली में डाली थी जब मतदान हुआ था, और अब बिहार में डाली कि मैंने मतदान किया। एक व्यक्ति जो सांसद भी रह चुका है, उन्हें सारी जानकारी होगी कि 2 जगह वोट बनवाना अवैध है। और मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि किसी व्यक्ति का अगर 2 जगह वोट है तो वो एक ही जगह कास्ट कर सकता है, अगर 2 जगह कास्ट करता है तो अवैध है। तो कोई अवैध काम हुआ है और उसको सबूत खुद अवैध काम करने वाला दे रहा है, तो चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर लिखवाई, कोई कार्रवाई की? ये जो डबल वोट बने हुए हैं बिहार में, 1,22,000 के करीब वोट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो डबल हैं, क्यों? जब एसआईआर हो चुकी है तो कैसे बच गए वो डबल वोट? क्या बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई बिहार के लिए? चुनाव आयोग की आचार संहिता तो ये कहती है कि आप किसी मतदाता को कोई सुविधा नहीं दे सकते, मतदाता अपने खर्चे से वोट डालने जाएगा। ये विशेष ट्रेन चलाई जा रही थी, स्पेशल बसें चलाई जा रही थी, क्या चुनाव आयोग ने ये नहीं देखी चलती हुई? और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त को लिख के दिया था, जब 9 सीटों पर, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कि पुलिस हमारे मतदाताओं को डरा के भगाती है, बूथों के बाहर आईडी चेक करने के नाम पर पुलिस प्रेशर बनाती है। चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखा था समस्त जिलाधिकारियों को कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है और कोई पुलिस का अधिकारी आईडी चेक नहीं करेगा। इसके बावजूद सैकड़ों वीडियो हैं कि बूथ के बाहर खड़े होकर पुलिस के अधिकारी, सीओ लेवल के अधिकारी, एसपी लेवल के अधिकारी, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी मतदाताओं की आईडी चेक कर रहे थे और उन्हें वापस भगा रहे थे धमका धमका के। और मीरापुर में तो एक सब इंस्पेक्टर ने एक महिला के ऊपर पिस्टल तान रखी थी कि तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, और वो महिला कह रही थी कि मैं वोट देने जा रही हूं, मैं जरूर जाऊंगी। तो क्या इन सारे सवालों को केवल इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए? अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है तो देश के हर नागरिक को होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मीडिया को होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की आपकी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छे से निभाएंगे, और इसीलिए मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। और जब आप इतने सारे मुद्दे उठा रहे थे, वो बस इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी आने का। बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शुरुआत करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के साथ। जो प्रश्न, कृपया अनुमति लेकर एक बात और बोल दूं कि जब जो एसआईआर प्रक्रिया अब जो चल रही है इस समय, क्या जरूरी है कि 1 महीने में ये एसआईआर हो गई? इतनी जल्दबाजी में आप क्यों कर रहे हैं? इतनी उतावली आपको किस बात की है? आप 3 महीने का समय क्यों नहीं दे सकते? आप कह रहे हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, और मुझे तो इसमें ना कुछ विशेष दिखाई दे रहा ना गहन दिखाई दे रहा। ये इतनी जल्दबाजी में की जा रही है, तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं ध्यान देता इन बातों पर? 4-5 प्रश्न हो गए हैं। मुझे लगता है अमीन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से शुरू करते हैं। कैसे ऐसी नियुक्ति होती है जहां पर सरकार की ही चलती है, सरकार के ही लोग हैं, और ये क्या मोदी जी के आने के बाद से हुआ या ये सिस्टम पहले से ऐसा ही था? नहीं, ये जो हमारे नेताजी कह रहे हैं इनकी बात बिल्कुल सही है कि जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन का कोई कमिश्नर नियुक्त होता है, उसका कोई नियम आधार बना होगा। लेकिन नहीं, मैं आज बताना चाहूँगा, इनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने चुनाव आयोग में काम किया है और इतिहास गवाह इस बात का कि आज़ादी के बाद से जब तक ये गवर्नमेंट आई है तब तक इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्त होती थी कमिश्नरों की, वो 3 आईएएस ऑफिसर सीनियर 60 या 60+, इनकी लिस्ट जाती थी ब्यूरोक्रेट्स की और सीधे प्रधानमंत्री को जाती थी, और प्रधानमंत्री उसमें से एक नाम पे टिक करते थे और वो चुनाव आयुक्त शाम को घोषित हो जाता था। लेकिन इस बात को लेकर जब कंप्लेंट हुई, हमारे गोयल साहब थे पंजाब कैडर के, उनको नियुक्त किया गया, और ये नियुक्ति इसलिए हुई कि कोई शायद इलेक्शंस होने थे स्टेट के, इसलिए जल्दी में की गई, 24 आवर में उनकी नियुक्ति की गई। आपको ये पता होना चाहिए, जनता को देश की पता होना चाहिए, नेताओं को पता होना चाहिए कि जो भी आईएएस ऑफिसर होता है या आईपीएस ऑफिसर होता है तो उसकी पत्रावली डीओपीटी में हमारे मौजूद होती है। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर डीओपीटी के मौजूद होते हैं रिकॉर्ड्स। जब कोई नियुक्ति दी जाती है तो उसका रिकॉर्ड वहीं से मंगा के देखा गया और उसके बाद उसकी नियुक्ति की जाती है। जब कोई सिस्टम ही नहीं था वहाँ पर, तो इसलिए गोयल साहब को भी नियुक्त कर दिया गया
और गोयल साहब आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, अपने कैडर के आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, पंजाब कैडर के, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। इस बात के ऊपर सीजीआई के यहाँ एक रिट पिटीशन हुआ और कहा गया कि इनकी जल्दी में नियुक्त की गई है और गलत नियुक्त की गई है। आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन से सारी पत्रावलियां मंगाई गई, भारत सरकार से भी मंगाई गई, देखा गया, कोई भी अनोमली नहीं मिली, किसी तरह का गड़बड़ नहीं मिला सिलेक्शन में। तो सीजीआई ने एक बात कहा कि ये जो हो गया सो हो गया, अब कोई नियम कायदे कानून है भारत सरकार के पास? उनका नहीं। तब सीजीआई ने कहा, देन सीजीआई ने, कि आप लोग भारत सरकार एक नियम कायदा कानून बनाए जिसके तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए। और तब नियमावली बनी, लेकिन उस नियमावली के बनने के लिए इंटरिम जो रिलीफ कोर्ट देती है, हर एक आदेश में देती है, तो इंटरिम जो अरेंजमेंट था, सीजीआई ने कहा मैं खुद एज ए मेंबर रहूँगा उसमें, यानी चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कमेटी के, अपोजिशन एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा मेंबर, और सीजीआई हो गए मेंबर। 3 लोगों का पैनल होगा जो सिलेक्शन करेगा, जिसको ये लोग मुद्दा बनाते घूम रहे हैं कि सीजीआई को अलग कर दिया। उसके बाद भारत सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और एक कोई भी मिनिस्टर, उसमें मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहूँगा, वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता है, इसलिए उसको रखा गया। अब इसके बाद में देखिए, ये जब नियम बन गया तो सीजीआई को तो हट नहीं था। फिर भी मैं कहता हूँ, कभी अगर सीजीआई के पास कोई जाएगा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में, अगर वो मेंबर होगा तो कैसे मामला बनेगा? तो ये भी उचित था कि वो मेंबर ना रहें उसमें, चूँकि मुकदमे होंगे तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आप अपना दूसरा क्वेश्चन बताइए, मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा 2 जगह वोट डाला बीजेपी के सांसद ने, और कैमरे पर दिखाया भी है, पहले कहीं और वोट था, बाद में कहीं और वोट डाला। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सिन्हा साहब की बात कर रहे हैं ये लोग, हर चैनल पे मैंने बात की है। सिन्हा साहब के लिए उन्होंने कहा, मैं हो सकता है कि उनका यहाँ पर इनरोलमेंट रहा हो, मैं मना नहीं कर सकता। ये हमारे इलेक्शन कमीशन के जो लोअर स्टाफ है या AERO है, उसकी गलती है, जांच का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बिहार के रहने वाले थे, उनका बिहार में वोट बन गया होगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी फॉर्म देता है और ये लोग यहाँ पर उसका डिलीट नहीं करते, जो आपको देखने को मिला तेजस्वी यादव के केस में। बिहार के अंदर कई मामला है, उनका भी 2 जगह वोट था, जो बाद में स्टार्टिंग में हुआ था। इसी तरह से आप देखेंगे सिन्हा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, उनके साथ भी 2 जगह का हुआ। अपना आप देखिए, हमारी ड्यूटी है एज ए वोटर, हम फॉर्म भरें और इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर दें कि हमारा डिलीट कर दीजिए, और हम अपना जाके दूसरे रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन आज मैं आपके जनता दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस काम को क्लियर करने के लिए, इस बात को हटाने के लिए, धब्बे को मिटाने के लिए आप सभी वोटर हैं। जब कभी भी आप वोटर के लिए जाते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन की, ना फॉर्म नंबर 6, 7 या 8 चेंज के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके एक नीचे फॉर्म के नीचे स्लिप होती है काउंटर फाइल, उसको आप ले लीजिए प्लीज़। तो बाउंड हो जाता है कि आपका वोट नहीं कटेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से जब आपने वोटर के लिए कहा कि मैं यहाँ से अपना वोट नहीं रखना चाहता, दूसरी जगह रजिस्टर कराऊंगा, तो आप वहाँ पे AERO से अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हमने अपना वोट सरेंडर कर दिया है। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ उसको फॉर्म को लगाना होता है, ये प्रक्रिया है। और बताइए। मेरा एक प्रश्न है, फिर मैं राहुल जी के पास चलूँगा, कई प्रश्न उनके भी हैं राजकुमार जी से। मैं जो प्रश्न उन्होंने उठाया कि इतनी जल्दी क्या है, कम से कम 25 BLO के मारे जाने की खबर आ गई है, और कई जगह पर तो उससे भी ज़्यादा BLO के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्म भरना नहीं आता। जब खुद ही फॉर्म भरना नहीं आता तो दूसरों से फॉर्म कैसे भरवाएंगे? वो खुद ही काम के इतने दबाव में है कि उनकी जान जा रही है, उनसे काम नहीं हो रहा है। इतनी जल्दी क्या है SIR की? 1-2 महीने और भी तो वक्त लिया जा सकता है। देखिए, पहले कहा गया कि बिहार में SIR क्यों कराया गया, सुना होगा आपने, पत्रकार हैं, आपकी जनता जानती है इस बात को। देश में कहा गया कि बिहार में क्यों कराया गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा, राहुल गांधी जी को नाम ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म से, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, देश को बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने देश की वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई कराने के लिए रिक्वेस्ट की। कैसे रिक्वेस्ट की? दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे, हरियाणा में चुनाव हुए थे,
और महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तो वहाँ ये आरोप लगाया गया कि लाखों वोट इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को रोल कर लिया और हमारे अपोजिशन के लाखों वोट काट दिए, इसीलिए हम इलेक्शन हार गए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई चुनाव कराता है या प्रक्रिया लाता है, उसके बारे में इसमें मंथन भी किया जाता है। तो जब ये बात सामने आई और महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट ने फटकार लगाई कांग्रेस को, कहा कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद करते, क्यों ना हम आपके ऊपर फाइन लगाएं, ये कह के कोर्ट से बाहर कर दिया। वो बात तो आई गई हो गई, लेकिन कमीशन जो था उसने विचार किया कि नहीं, कुछ गलत लग रहा है। तो जो 2002, 2003 और 2004 में हमारी प्रक्रियाएं हुई थी SIR की, उसके बाद से लगता है डिले हो रहा था। इलेक्शन कमीशन तुरंत विचार किया और विचार करके किया कि SIR शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ तो होगा स्टेट। तो हमारे सामने बिहार स्टेट था इलेक्शन के लिए। अब कहेंगे इलेक्शन बिहार का था इसलिए क्या? अब मैं आपको याद दिलाऊं, इतिहास में जाइए, राशिद साहब बैठे हुए हैं, इतिहास में जाइए। 2004 में आपकी सरकार थी, EVM लागू की गई। जब EVM लागू की गई तो उसके सामने कौन सा स्टेट था जहाँ से शुरू की जाती? सैंपल के तौर पे, यानी हमारा जो स्टार्ट हुआ वो केरला से हुआ। क्योंकि केरला में इलेक्शन होने थे, इसलिए EVM को वहाँ से शुरू किया गया। इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि बिहार से SIR शुरू हुआ, और बिहार में आपने देखा कि सब ने कहा कि समय कम है। ठीक है, आप समय कम है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना। आपका काम है अपने वोटर बनाइए, खुद वोटर बनिए, लोगों को एजुकेट करिए, जो आपका काम है, आपका पेशा है। आप इलेक्शन कमीशन में क्यों उंगलियां उठाते हैं? इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, ज़माने से, दशकों से देश के अंदर चुनाव कराती आ रही समय समय पर, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। तो जब ये चुनाव हुआ तो वहाँ पर SIR की, लेकिन आप देखें इन्होंने कहा समय कम है। बिहार में हमने 4 लाख इलेक्शन कमीशन ने अपने स्पेशल वॉलंटियर पेड BLOs के साथ लगाए असिस्ट करने के लिए। और पहली बार आप देखेंगे जिस तरीके से सब पॉलिटिकल काफ़ी लोग होंगे, अब देश देख भी रहे होंगे, तो बताऊंगा कि जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें पोलिंग एजेंट होते हैं। वो चुनाव कराने के दिन, जिस दिन चुनाव हो रहा होता है, हर पार्टी का होता है, इंडिपेंडेंट का भी होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि जब काउंटिंग होती है, हर दल का काउंटिंग एजेंट होता है। इससे उनको प्रक्रिया अच्छी लगती है। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR में पार्टियों को, अपने स्टेक होल्डर्स को ये कहा कि आपको जल्दी लग रहा है, समय कम है, कोई गड़बड़ ना हो, अपने अपने BLAs 2-2, एक नहीं 2-2 स्टैंड बाई में 2-2 दे दीजिए हर बूथ पे। और बूथ पे देने के बाद काम कितना स्मूथली हुआ आपने देखा। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लेम लगाता है, 65 लाख काट दिए। अरे आप 5 लेके आ जाइए, मार्केट के अंदर 5 लाके खड़ा कर दीजिए, ताली अब कोई नहीं बजाएगा। 5 आदमी नहीं आया, 5 आदमी नहीं आया सामने कि इलेक्शन कमीशन के 5 वोटर गलत हुए हैं, और प्रक्रिया पावरफुल हुई। उसके बाद आप देखिए 22 लाख वोटर ऐड किए गए जिन्हें ऐड होना था। मैं अपोजिशन से पूछना चाहता हूँ, देश से पूछना चाहता हूँ, तो क्या जो हमारी प्रक्रिया है वो कहीं पे गलत है? आप मुझे बताइए कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब दुनिया से चले गए, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए? नहीं हटने चाहिए? हटने चाहिए। फिर आप देखिए जो लोग माइग्रेट कर गए परमानेंटली, उनको वहाँ नहीं होना चाहिए लिस्ट में। ठीक, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की। कारण क्या है मैं बताना चाहूँगा। एक BLO के अंडर में, एक बूथ लेवल में 1000 से लेके मैक्सिमम 1500, 1100, 1200, मैक्सिमम 1500 वोटर होते हैं। उसी हिसाब से हमारा सेटअप बनता है पोलिंग का, उसी हिसाब से हमारा स्टाफ होता है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो ये तो हुआ। अब अगर इसको कर दिया गया बिहार से और सक्सेसफुल इलेक्शन हो गए और पार्ट 2 शुरू कर दिया गया SIR के लिए, तो अब SIR में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मैं दूसरा ठीक, मैं चाहूँगा राजकुमार जी इस पर जवाब दें, और राहुल जी से कहूँगा कि वो माइक ले लें और अपने सवालों के साथ तैयार रहें। राजकुमार जी से कई सवाल उनके हैं। राजकुमार जी पहले आप जवाब दे दीजिए। खान साहब ने 4-5 बार ये कहा
कि चुनाव आयोग पर सवाल मत उठाइए, जबकि मैं इस बात का जवाब शुरू में ही दे चुका था। हम सवाल चुनाव आयोग पर नहीं उठा रहे हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए व्यक्तियों पर उठा रहे हैं। कोई संवैधानिक संस्था है, उसे भी व्यक्ति ही संचालित करते हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी आस्था होती है। एक पता नहीं चुनाव आयोग में आजकल इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी चुनाव आयोग के पूर्व कर्मचारी या वर्तमान कर्मचारी या अधिकारी आते हैं, वो विपक्ष की समीक्षा करने लगते हैं कि वोटर इन्हें वोट तो दे नहीं रहे, अभी आपने भी कहा, और सवाल ये ईवीएम पे उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो बैठे थे प्रमोद कृष्णम जी, वो भी कह रहे थे कि भाई ईवीएम पे सवाल भी उठाते हो और ईवीएम से चुन के आए हो, संसद में भी बने हो, फिर रिजाइन करो। ये तो वही बात हुई कि हम कह रहे हैं दिल्ली की, नोएडा की हवा खराब है, हवा प्रदूषित है, और हमसे कहने लगो फिर सांस क्यों ले रहे हो, सांस भी उसी हवा में ले रहे हो और आरोप भी उसी हवा पे लगा रहे हो। ये क्या बात हुई भाई? जहां तक संवैधानिक संस्थाओं की बात है, संवैधानिक संस्था तो सुप्रीम कोर्ट भी है और आपसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। खुद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम खराब है, न्याय खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना हर नागरिक का अधिकार है, और अगर लोकतंत्र बचाना है तो सवाल उठाने चाहिए। इन सवालों को रोकने का प्रयास करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। जो मैंने सवाल उठाए थे उनके आपकी तरफ से जवाब नहीं आए। क्या पोलिंग के दौरान में कैश ट्रांसफर होना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? 2017 में उत्तर प्रदेश में हमने स्मार्टफोन की योजना घोषित की थी, हमारी सरकार ने, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई थी कि चुनाव की तिथियां घोषित होने वाली हैं, आचार संहिता लगने वाली है, इस समय आप नई योजना घोषित नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक योजना घोषित की थी, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। बिहार में रोक क्यों नहीं लगाई गई? चुनाव आयोग बिहार में एनडीए के पक्ष में क्यों चुप हो जाता है, मौन हो जाता है? मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। 2022 के चुनाव के बाद हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, बाकायदा स्टाम्प पेपर पे। जिन मतदाताओं ने कहा कि मेरा फाइनल सूची में नाम था, लेकिन जो सूची वोटर उस पे आई, बूथ पे आई, उसमें मेरा नाम नहीं था। और वो सारे मतदाता एक विशिष्ट वर्ग के थे। जाति धर्म का नाम लेने से थोड़ा वो लग जाता है कि भाई छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट वर्ग के थे। उन पे आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने यह आरोप लगाया कि हमारे लोगों के वोट काटे गए, चुनाव आयोग ने कहा हमें सबूत दीजिए, तो हमें एक सप्ताह तक लगातार बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पे घेरते रहे कि अब सबूत दो, अब सबूत दो, और सबूत नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, चुनाव आयोग ने आज तक वो अपनी अलमारी में बंद कर रखे हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? जो पुलिस के अधिकारी आईडी चेक कर रहे थे चुनाव आयुक्त के निर्देश के बावजूद, वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? वो जेल क्यों नहीं भेजे गए? जो महिलाओं को पिस्तौल दिखा रहा था दरोगा, वो जेल क्यों नहीं भेजा गया? चुनाव आयोग का एक सामान्य सा नियम है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपके कर्मचारी मतदान रोक रहे हैं, मतदान नहीं होने दे रहे। रामपुर के उपचुनाव में 22% मतदान हुआ, जबकि पहले आम चुनाव में 60% मतदान हुआ था। पुलिस ने मतदान नहीं होने दिया और चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा रहता है। इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। आप नहीं देंगे तो हम सड़क पर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अपने सवाल हम पूछते रहेंगे और आपको सवाल देने पड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है आपके सवाल, और मुझे इस बात का गर्व है कि इस देश में अभी लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हुआ है कि कोई एक चुनाव आयुक्त या एक प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर सके। हम जैसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ता इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा राहुल जी से अपना प्रश्न वो कहें, क्योंकि राजकुमार जी आपकी लोकप्रियता ऐसी है कि अब ऑडियंस से बहुत सारे सवाल हैं और समय की हमारे पास बंदिश है। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले एक प्रश्न ज़रा ऑडियंस में से भी ले लेते हैं। ठीक, मेरा सवाल राजकुमार सर से है। सर, एसआईआर को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। बिहार में भी आप लोगों ने एसआईआर के मुद्दे को खूब उठाया, लेकिन एसआईआर का मुद्दा बिहार में आपके बिल्कुल भी काम नहीं आया और आपको वहाँ पे करारी शिकस्त मिली। इसी तरह से आप पीडीए का मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन पीडीए का मुद्दा भी बिहार में कहीं भी काम नहीं आया, कहीं पे भी काम नहीं आया और आप
आप लोगों को, आप लोग जिस तरीके से पब्लिक की जो डिमांड है आज की डेट में, आप लोग उन मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहते हैं। आप लोग पीडीए की राजनीति करने लगते हैं, अगड़ों से सामने वाले को ठगा बताने लगते हैं, अगड़ों की मतलब जो भी प्रवक्ता हैं इस टाइम वो जो ये मुद्दे उठा के चल रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जो है वो आप लोगों को मिलता बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जबकि जो बीजेपी है उसने बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाया और उसको पूरा उसका फायदा मिला। क्या लगता है सपा इस बार जो जंगल राज का एक आरोप है या फिर जो फर्जी जो है सपा आते ही गुंडई का आरोप लगने लगता है, इससे आप लोग किस तरीके पीछा हटाएंगे, छुड़ाएंगे और इस तरीके के जो मुद्दे हैं एसआईआर संबंधित और वोटों से संबंधित, इस तरीके के मुद्दों से जो है पब्लिक का ध्यान कैसे हटाएंगे? पीडीए का नारा हमने दिया उत्तर प्रदेश में, आप उसका रिजल्ट ढूंढ रहे हैं बिहार में। पीडीए ने हमें यूपी में रिजल्ट दिया है, नहीं हमने 37 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में। बिहार में भी आप हमने लेके गए बीजेपी थे। को हराया है, बिहार में भी आप लेके गए थे यही और नारा। अब फिर हराएंगे अब जो आगे चुनाव आएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाया उन्होंने, हम उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ उनकी जाति धर्म देख देख कर हर मामले में अन्याय कर रही है। शिक्षक भर्ती में पिछड़ों की सीटें छीनी गई, पुलिस मुठभेड़ तक में जाति देख के अन्याय किया जाता है, न्याय किया जाता है। और हर नौकरी देने में, ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में, वोट बनाने में, वोट काटने में, वोट पढ़ने में, काउंटिंग में, हर जगह बेईमानी की जाती है। ये तमाम मुद्दे जनता तक पहुंच चुके हैं और ये आपको 27 में परिणाम देंगे। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, क्योंकि समय की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन मैं चाहूँगा कि संक्षेप में जो मुद्दे चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए हैं उनका जवाब ज़रूर जनता तक पहुँचना चाहिए। देखिए, आजकल जैसा माहौल है और चुनाव आयोग की काम में चल रहा है, उसके बहुत से पिटीशंस हर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाला हुआ है कि एसआईआर रुक जाना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। और क्या से क्या होना चाहिए ये तो अपोजिशन जानता है या फिर न्यायालय जानेगा कि उसको क्या जवाब देना है, इस बात का क्या निर्णय देना है। इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का अपना एक काम है, उसको अपनी वोटर्स लिस्ट को प्यूरीफाई करना है। और ये जो संविधान के अंतर्गत है 324 और 325 और 326 के अंतर्गत कि इलेक्शन कमीशन को लिस्ट में वोटर लिस्ट बनवानी है, वोटर का रजिस्ट्रेशन देना है करके, और उनसे फ्रेंचाइज यूज़ होना है चुनाव के टाइम में। आपने देखा कि ये हमेशा ये काम है, ये प्रक्रिया होती रहती है। अब की बार ये इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गई है कि ये पूछा जाने लगा है। फॉर्म बड़ा सिंपल है, आपका नाम है, आपका फ़ोटो है, आप देखेंगे जन्म तिथि आपकी है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका फादर का एपिक नंबर कोई अगर है, मदर का एपिक नंबर है, वोटर आई कार्ड का तो रखिए, या 2003 में आपका क्या वोटर आईडी कार्ड नंबर था, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और आपको एक आश्वस्त कर देता हूँ जनता को, देश की, और आपके दर्शकों को और आपके यहाँ पार्टिसिपेंट को कि 2003, 2002, 2004 में जिनका रजिस्ट्रेशन था एज ए वोटर, उनका बीएलओ सिर्फ प्रिंट आउट लेता है और डुप्लीकेट प्रिंट आउट उस वोटर को देता है जाके कि अपना चेहरा लेटेस्ट लगा दीजिए, यानी फ़ोटोग्राफ। अगर कोई चेंजेस हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज साइन करके वापस कर दीजिए। ये 70% की बात कर रहा हूँ मैं। रही बात 30% की, तो 30% में नए वोटर्स हैं या शिफ्ट किए वोटर्स हैं, माइग्रेटेड वोटर्स हैं, ये है काम। और जहाँ तक सवाल है बीएलओज़ का, बीएलओज़ के बारे में भी कहा गया कि बीएलओज़ की मौतें हो रही हैं या ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमें भी सुनने को मिला है, सभी से न्यूज़ आ रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, उसको भी पता है इस बात का, उनके अधिकारी बताते रहते हैं समय समय कि यहाँ ये, यहाँ ये। देखिए, सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट के तहत किसी भी अफसर की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन कभी भी कहीं लगा सकता है, उसको करना होगा, बाउंड है वो। और जब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही होती, चाहे चुनाव की हो या एसआईआर की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक रोक नहीं लगाता, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया है और देश के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो इसी तरह एसेंशियल ड्यूटी में आता है। हाँ, उन लोगों की मौत कैसे हुई ये एक जांच का विषय है, मुझे उनके लिए सिंपैथी है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ हर एक को सिंपैथी है
किन कारणों से मौत हुई, मौत को तो कोई रोक नहीं सकता किसी की भी, लेकिन हाँ सिंपैथी है उनके प्रति, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इलेक्शन कमीशन ने अब की बार हर पार्टी को, स्टेक होल्डर को परमिशन दी कि अपने 2-2 BLAs लगाइए, तो क्या हमारा मानवता के तहत ये नहीं बनता फ़र्ज़ कि हम उस BLO की मदद करें? अगर BLO हमारे घर आता है तो उसको पानी पूछें, चाय पूछें और उसका सहयोग करें। लेकिन नहीं, उसके साथ हमारे BLOs की रिपोर्ट है कि सख्ती की जाती है और कहा जाता है कि अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे या इस तरह नहीं करोगे, उस तरह नहीं करोगे, जिसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल में अब से पहले 1 महीने पहले हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू था, जनरल। 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी ने प्लेटफॉर्म पे आके कहा प्रेस में कि हमारे 2 अधिकारी ईमानदार और अच्छे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, और ये रिकमेंडेशन भेजवाई चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल से इलेक्शन कमीशन को। लेकिन चारों लोग अनित्यों में पाए गए थे, इसलिए सस्पेंड किए गए। देखिए, हर चीज़ का राइट और लेफ्ट दोनों पहलू है, दोनों तरफ देखना चाहिए कि सख्ती क्यों हो रही है, क्या हो रही है। आपको सहयोग देना चाहिए, देश का काम है, आपका अपना काम है। इन्हीं वोटर लिस्ट के प्रति अगर सम्मान नहीं होगा तो आपका वोटर नहीं होगा, और आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि आपके वोटर अच्छे न हों। विशाल जी, राजकुमार जी, बहुत सारे लोग सवाल क्योंकि पूछना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब भी जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ केवल किसी 2 को बात नाराज नहीं बोलना करना चाहता चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल जरूर आप तक पहुँचे, सवाल भी फिर लेना आप है, अपनी बात भी रख दीजिएगा। समाजवादी पार्टी SIR का विरोध नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी SIR में को ठीक से कराने की मांग कर रही है। जी, शुरू के दिन से हमने अपने BLA लगाए हुए हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने अपना फार्म खुद SIR फार्म BLO को भर के दिया है। हम मांग ये कर रहे हैं कि इसका सरलीकरण किया जाए और इसमें समय बढ़ाया जाए। और 2003 की जिन्हें जरूरत है डिटेल की, वो डिटेल मिल ही नहीं रही है, वो BLO के पास भी नहीं है, पोर्टल पे भी नहीं है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। केवल हमारी सुधार की मांग है। ठीक है, मैं 2 छोटे-छोटे सवाल लूंगा से मेरा प्रश्न है विशाल जी, मेरा दोनों लोगों से एक सवाल होगा। मैं एक-एक करके, पहले दुष्यंत जी अपना सवाल रख लें फिर। मेरा प्रश्न नौकरियों को लेके है राजकुमार जी, कि निजीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है उसके बाद सरकारी नौकरियां घट रही हैं, दलित और पिछड़े समाज से आने वाले लोगों के लिए थोड़ी समस्या पैदा हो रही है। दूसरा सवाल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी प्राइवेट सेक्टर की उद्योग हैं, नौकरियों की संभावना है, लेकिन स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को वह नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या 2027 में आपका गठबंधन निजी क्षेत्र में दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षण को लेके कोई मैनिफेस्टो में वादा करने के लिए, इसे मुद्दा बनाने के लिए गंभीर है? ठीक, इस सवाल का जवाब हो जाए। रुद्र प्रताप जी भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, माइक प्लीज ले लीजिए। प्लीज अपना पहले सवाल का जवाब हो जाए। नहीं, जो नागर साहब ने सवाल किया है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 से, यह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक अव्यावहारिक नियम बना दिया गया है। आप मेरी बात को गंभीरता से सुने, आप हल्के में ले रही हैं मेरी बात को। यह एक नियम बना दिया गया है कि उद्योगों में 200 किलोमीटर दूर तक के व्यक्ति लिए जाएंगे, जिसकी 200 किलोमीटर दूर की ID है उसी की भर्ती होगी। ये एकदम अव्यावहारिक और बेहुदा नियम है कि यहाँ के लोग 200 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करेंगे और 200 किलोमीटर दूर के आके यहाँ करेंगे। इस नियम को बदलना चाहिए और स्थानीय लोगों के लिए कुछ कोटा होना चाहिए उसमें। राशिद अलवी साहब का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है मंच पर, लेकिन एक आखिरी प्रश्न रुद्र प्रताप जी मैं चाहूंगा कि आप राजकुमार जी से पूछना चाह रहे हैं। वो मेरा जरूर सवाल राजकुमार जी से इसलिए है क्योंकि वो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के हर राजनीतिक दल ने अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि उसमें विपक्ष के लोगों को शामिल नहीं किया गया। मेरा सवाल ये है कि जब परिसीमन को 50 सालों से रोका गया, तो कोई विपक्ष का दल क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? और दक्षिण के जो राज्य हैं वो उस पर बड़े मुखर होकर के बोलते हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, तो उत्तर के राज्य या उसके जो भी राजनीतिक दल हैं परिसीमन पे क्यों नहीं बोलते हैं? परिसीमन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2026 में परिसीमन ड्यू है, और ये परिसीमन का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि होगा ज़रूर। लेकिन वर्तमान सरकार जो जनगणना होनी थी 2021 में, वो तक नहीं करा पाई है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बार जनगणना ना हुई हो। हर 10 साल में जनगणना होती रही हैं, चाहे उसमें प्राकृतिक आपदाएं आई हों, महामारी आई हों, युद्ध हुए हों। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना नहीं हुई है।
तो ये अपना जो इनकी अपनी जिम्मेदारी है उसे तो ये निभा नहीं पा रहे हैं, वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परसिमन होना चाहिए। हम पार्टी की ओर से भी इस मांग को उठाएंगे, सीटें बढ़नी चाहिए और परसिमन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी जी। और परसिमन कश्मीर में हो चुका है। ठीक ठीक। और मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मोहम्मद अमीन साहब, मैं और वक्त आपको नहीं दे पाया क्योंकि ये चर्चा ऐसी है, क्योंकि सवाल आप देखिए नीचे से इतने सारे आ रहे हैं। राशिद अलवी साहब का भी इंतज़ार हो रहा है, उनसे भी बहुत लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हम आगे ये कोशिश करेंगे कि हम अपने सवाल कम रखें और आपके सवालों को जगह ज़्यादा दें। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी जी और मोहम्मद अमीन साहब, ज़ोरदार तालियां।